इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं? मतलब ये जो पावर सिस्टम जो है आपका, ट्रांसमिशन लाइंस आपको पता ही क्या करती हैं, पावर को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और तो ये जो लाइंस हैं इनको हमने डिवाइड किस बिहाफ पर किया है, किस क्या पैरामीटर हमने रखा है उसके, जिसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। वैसे 3 पार्ट्स में होती हैं। फर्स्ट नंबर इज़ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड थर्ड वन इज़ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। तो कैपेसिटिव इफेक्ट कितना है उस बिहाफ पर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस कौन सी होंगी? जिनकी लेंथ आपकी 80 किलोमीटर से कम होगी और जिनका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपका 20 किलो वोल्ट से कम होगा, वो लाइंस आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस में फॉल करती हैं। इनका वोल्टेज, इनकी लेंथ इतनी कम है कि इनका जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे भी लाइन पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। हम 4 लाइन पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं पहले। फर्स्ट वन इज़ द रेजिस्टेंस, आप यहाँ देख ही रहे हैं रेजिस्टेंस। सेकेंड इज़ द रिएक्टेंस, इंडक्टेंस। और थर्ड वन इज़ द कैपेसिटेंस एंड फोर्थ इज़ द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका? जब भी बैड वेदर कंडीशंस होती हैं, मौसम ख़राब होता है, तब जो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की सरफेस पर करंट का लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कंडक्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस तो आपका तभी ज़िंदा रहेगा जब आपका मौसम ख़राब रहेगा। तो हम कंडक्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, साइड दे दें इसको। और थर्ड वन मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस। अब इसका लेंथ और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज इतना कम है कि कैपेसिटिव इफेक्ट भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटिव इफेक्ट में हम किसको मद्देनज़र रखेंगे? एक चार्जिंग करंट, अगर आपने कभी टर्म सुना हो, तो चार्जिंग करंट्स ऐसी करंट्स होती हैं जो कैपेसिटिव इफेक्ट पर डिपेंड करती हैं। तो चार्जिंग करंट इतना कम होगा इस लेंथ और इस ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए कि हम उसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस में पैरामीटर्स कितने बचे? 4 में से तो 2 आपने नेगलेक्ट ही कर दिए, बचे 2, दैट इज़ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो कोई भी लाइन होती है, कोई भी कंडक्टर है, वो करंट को रेजिस्टेंस तो ऑफर करता ही है। सेकंड, कोई भी लाइन होती है, अगर उसमें आपने करंट फ्लो करवा दिया तो करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसकी वजह से आपको वो रिएक्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपने आर और एक्स दे दिया। आर और एक्स को आप कंबाइंडली जेड बोलते हैं, दैट इज इम्पीडेंस। ये लाइन के लिए है तो ये लाइन इम्पीडेंस कह देंगे। और ये आई जो है इसमें जाएगा तो आई आर ड्रॉप कराएगा, इसमें जाएगा तो आई एक्स ड्रॉप करवाएगा। तो ये आपकी लाइन ड्रॉप्स हो गए, लाइन में ड्रॉप्स हो रहे हैं, तो ये Z बन रहा है टोटल मिलाकर, तो Z यानी कि इम्पीडेंस, तो ये लाइन इम्पीडेंस ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, इसकी परफॉर्मेंस हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो परफॉर्मेंस में आप रेगुलेशन लेंगे और एफिशिएंसी लेंगे। एफिशिएंसी तो सभी पता होता है सबको कि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आउटपुट अपॉन इनपुट यानी कि आपका कितना परफॉर्मेंस है, आउटपुट में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, आपने कितना इनपुट लिया था, मशीन को आपने कितना पावर दिया, आउटपुट में वो कितना काम कर रही है। ज़्यादा काम करेगी तो बोलेंगे एफिशिएंसी अच्छी है। इनपुट कम हुआ और मशीन ने ज़्यादा काम दिया तो आप कहेंगे कि मशीन बहुत अच्छी है। इनपुट आपने बहुत सारा दिया और मशीन बहुत कम आउटपुट दे रही है तो आप कहेंगे इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। तो ये तो एफिशिएंसी आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इससे। सेकेंड है आपका रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है मेनली, जब आप कोई भी सिस्टम है उसमें आपने सेंडिंग वोल्टेज होता है और एक रिसीविंग वोल्टेज होता है। मतलब आपका एक ऑफ लोड वोल्टेज होता है और एक आपका ऑन लोड वोल्टेज होता है। तो अगर मैं यहाँ से लोड हटा दूँ, ये सर्किट लें आप, यहाँ से लोड अगर मैं हटा देती हूँ तो जो वी आर का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? वी एस के बराबर होगा। मतलब नो लोड पर जो आपका एंड वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये टर्मिनल है आपका एंड टर्मिनल। तो एंड टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा आपका नो लोड पर, जब आप लोड हटा देंगे तो वो किसके बराबर होगा? सेंडिंग एंड के, सेंडिंग जो आपने वोल्टेज सेंड किया, सप्लाई किया, उसी के बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। और अगर आप लोड लगा देते हैं तो सप्लाई वोल्टेज से कुछ कम आपको यहाँ वोल्टेज मिलता है। तब जो वोल्टेज लोड आपने लगा दिया, तब जो आपको वी आर मिलेगा यहाँ पर रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो आपका वी एस के बराबर नहीं होगा, इस वी एस से वो कुछ कम होगा। तो ये आपके वोल्टेज में चेंज आया। नो लोड पर जब लोड नहीं था तब पूरा पूरा वोल्टेज आपको वी आर मिल रहा था, दैट इज इक्वल्स टू वी एस। और जब आपने लोड लगा दिया तो वी एस से घटकर कुछ वोल्टेज यहाँ मिला हमें वी आर। तो वोल्टेज में देखो चेंज हुआ ना। तो यही जो चेंज होता है यही रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। यह मैं मशीन में ही पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो आपको रेगुलेशन और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अब रेगुलेशन क्या होता है? वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर। पढ़ा है ना आपने कि आप क्या करते हैं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड।
फुल लोड के रेस्पेक्ट में इनको कंपेयर करते हैं, मतलब अपोन में आप फुल लोड दे रहे हैं या अपोन में आप रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर दे रहे हैं। देखिए मैं इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ आपको, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर दिया, अपोन में आपने वी आर लिया, मतलब ये जो चेंज हुआ ना वोल्टेज में वी एस से और वी आर में जो चेंज हुआ, तो वी एस माइनस वी आर करेंगे चेंज के लिए, ठीक है। अपोन में वी आर क्यों किया, क्योंकि हम वी आर के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज देख रहे हैं, इसके सापेक्ष हम इसमें परिवर्तन देखेंगे, इसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। परसेंटेज देना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो ये आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट किया, सेंडिंग एंड वोल्टेज को हमने वी एस रिप्रेजेंट किया, और ये आपका रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस के लिए आप रिएक्टेंस एक्स दे देंगे, लाइन की जो करंट है वो आई दिया आपने, जेड इक्वल्स टू इम्पिडेंस हो गया आर प्लस जेटा एक्स। ये लोड आपने लगाया, लोड में लोड करंट आई है, इसको रिसीविंग एंड कहेंगे, ये वी आर आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर हो गया। अब इसको देखते हुए हम लोग को फजर डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि हमको वी आर और वी एस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी फाइंड करना। वोल्टेज रेगुलेशन में आपका फॉर्मूला भी बताया, एफ वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर होता है, तो वी आर तो मालूम हो हमें कि वी आर क्या होता है, तो उसी के लिए हमको फेजर डायग्राम बनाना होगा। फेजर डायग्राम बनाने के लिए ये डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो फिगर नंबर जो ए है उसका, उससे आप इक्वेशंस बनाएं और इक्वेशंस के बिहाफ पर आप इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। चलो मैं बताते हैं। तो फिगर नंबर ए से हमने रिसीविंग इन वोल्टेज वी आर लिया, वी आर क्या दिख रहा है आपको, वी आर इक्वल्स टू वी एस माइनस आई आर प्लस जेटा एक्स। वी आर कितना होगा, सप्लाई कौन कर रहा है, वी एस सप्लाई कर रहा है, तो वी एस माइनस इन दोनों को आपने ड्रॉप करवाया और इक्वल्स टू वी आर बन गया। तो वी आर इज इक्वल्स टू वॉट, वी एस सप्लाई वोल्टेज माइनस इसने इसने वोल्टेज ड्रॉप लिया, इसने वोल्टेज ड्रॉप लिया, फिर आपको वी आर मिलेगा। तो वी आर इक्वल्स टू वी एस माइनस आई आर प्लस जेटा एक्स। आर प्लस जेटा एक्स को आप जेड लिख सकते हैं, दैट इज इम्पिडेंस, मैंने यहाँ जेड लिख दिया, ठीक है। आई जेड क्या हो गया आपका, वोल्टेज ड्रॉप अलॉन्ग द लाइन हो गया। चले अभी यहाँ पर फेजर डायग्राम पर आ जाए। फेजर डायग्राम में मैंने ओ आई आपका लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लोड करंट आप कहते हैं। ओ आई आपका लोड करंट है, ओ आई आपका लोड करंट है। ये जो आपका डायग्राम है ये इंडक्टिव ही है, कैपेसिटी इफेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। इंडक्टिव है मतलब कि ये वोल्टेज लीड करेगा। अब यहाँ पे दो वोल्टेज है, वी एस एंड वी आर। तो वी एस आपका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली सप्लाई वोल्टेज है, वी आर आपका कम होगा। तो वी एस को मैंने ओ सी से रिप्रेजेंट कर दिया, वी आर को मैंने ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो ओ आई है, दोनों ही वी एस एंड वी आर जो भी हैं, दो वोल्टेजेस जो भी हैं, ये आपके आई से तो लीड ही कर रहे हैं। मतलब क्या शो कर रहा है ये फेजर डायग्राम हमको, कि आपका जो सर्किट है वो आपका इंडक्टिव रहा होगा ज़रूर, तभी आपने वोल्टेजेस को लीड करवाया करंट से। चलें, अब जो आपका वी आर है इसके आपने कंपोनेंट्स लेने हैं, कंपोनेंट्स ले लें आप, आपको बाद में पता लगेगा हम लोग ये इतना कुछ क्यों यहाँ पे करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स लिए वी आर साइन वी आर कोस फाई आर इज वॉट, ये आपका एंगल है, फेज एंगल। तो आई करंट ये रहा आपका, आई करंट के साथ जो वी आर जो वोल्टेज फेज एंगल बना रहा है उसको आपने फाई आर कहा। इस आई करंट के साथ वी एस जो फेज एंगल बना रहा है उसको आपने फाई एस कहा। ये देखिए, तो रेस्पेक्टिव फेज एंगल्स आपने दे रखे हैं यहाँ पे। तो वी आर जो है आपका, उसका आप कंपोनेंट्स लें, तो ये आपके पास में आई है, फाई आर ये रहा आपका, तो आधार तो ये बन गया आपका, आधार यानी कि बेस ये बन गया। तो बेस में तो आपको क्या जाएगा, वी आर कॉस फाई आर जाएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका वी आर साइन फाई आर जाएगा। ये मैंने बना दिया। जब ये वी आर कॉस फाई आर है तो ओ से डी तक वी आर कॉस फाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये वी आर साइन फाई आर ऊपर की तरफ है, तो मैं नीचे भी वी आर साइन फाई आर दे सकती हूँ। तो ए और डी आपका क्या बन जाएगा, वी आर साइन फाई आर बन जाएगा। ये ओ ए जो है आपका वी आर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ओ ए से जितनी भी ब्रांचेस जाएंगी वो सारी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगी। तो आपने इस आई के पैरेलल ए बी करंट, ए बी आपने लाइन दिया, तो आई के पैरेलल आपने ए बी लाइन दिया। अब ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ड्रॉप, आई आर ड्रॉप रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपको पता है जब भी रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होता है तो वो कोई एंगल नहीं बनाता करंट के साथ। तो करंट के साथ आपने आई आर ड्रॉप आप दे रहे हैं तो वो जीरो एंगल पर आपको ड्रॉप देगा। जैसे आपने, ये है आपका ओ आई है, करंट है, तो इसमें आपको आई आर ड्रॉप देना है, तो वी आर यहाँ तक हो गया, वी आर के बाद में आपने आई आर यहाँ से दे दिया, ठीक है। अब वी आर प्लस आई आर, यहाँ से देखिए आप, वी एस क्या बनेगा आपका, वी आर प्लस आई आर प्लस आई एक्स इक्वल्स टू वी एस। यानी सप्लाई वोल्टेज किस किस को सप्लाई कर रहा है, आर को, एक्स को, लोड को। तो आर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज आई आर, एक्स पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज आई एक्स,
और जो लोड पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको आपने वी आर कह दिया। तो ये तीनों वोल्टेजेस को आप जब प्लस करेंगे तो आपको कौन मिलेगा? सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, यही तो सप्लाई कर रहा है इन सबको। तो देखें आपने ऐड करते जाएं, वी आर आपने ओ ए ले लिया, प्लस आई आर आपने ए बी को बना दिया, और आई आर जब आपने ए बी को बनाया तो आपको पता है अब कौन सी किसकी बारी आई है? आई एक्स की बारी आई ना। तो आई एक्स आपका क्या होगा? आई एक्स आपका इंडक्टिव ड्रॉप है, इंडक्टिव ड्रॉप आपका 90 डिग्री पर होता है, तो बी से आपने 90 डिग्री का लाइन लिया और आपने बी सी एक लाइन खींची और इसको आपने क्या दे दिया? आई एक्स दे दिया। देखिए ये जो बी सी लाइन है ये आपका आई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई आर और आई एक्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको ए सी लाइन मिलेगी जो आपका आई जेड रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका विकर्ण हो गया, दैट इज डायगनल। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये आपका हो गया। आई आर प्लस आई एक्स इक्वल्स टू आई जेड बन गया आपका। अब चलिए आप आपने वी आर के कंपोनेंट्स लिए, अब आप आई आर के कंपोनेंट्स ले लें। ये आपका फाई आर है, ये जो आपका आई के ये जो करंट है आपकी आई, इसके साथ जो वी आर फेजर जो आपका कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, वो आपका कोण कितना है? फाई आर है। जब ये फाई आर है तो ये भी फाई आर होगा। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है इसको फाई आर। ठीक है, फाई आर कैसे होगा? ये आंतराभिमुख कोण है, जब ये फाई आर होगा तो ये वाला भी फाई आर होगा। देखिए, ठीक है, तो ये तीन कोण यहाँ पे फाई आर निकले। जब ये फाई आर हैं तो इसको ए जी को आधार लेके चलेंगे आप, तो आई आर के आपको घटक चाहिए होंगे। क्यों घटक चाहिए होंगे? क्योंकि हम वी एस इक्वल्स टू वी आर करेंगे, कहाँ? रेगुलेशन में जाकर। क्यों इक्वल्स करेंगे? ताकि क्योंकि आपके पास में या तो वी एस आपको मालूम होगा या फिर वी आर आपको पता होगा, तो हम किसी भी एक को रख कर बाकी की कैलकुलेशंस करेंगे। इसी तरीके से हम एफिशिएंसी में भी करने वाले हैं। तो यहाँ आपको वी एस, सोचिए आपकी वी एस आपको नहीं मालूम है, लेकिन लोड आपके कंज्यूमर के हाथ में होता है। लोड तो लोड को तो सबको पता रहना चाहिए कि भाई हमारे पास कितना क्या वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर साइड का हमें नोन है और जो आपका सेंडिंग साइड से है वो आपका अननोन वोल्टेज है। तो वी एस को हम अननोन मानते हुए वी आर के रिस्पेक्ट में हम लोग वी एस देने वाले हैं। तो वी एस को हम वी आर के इक्वल कब करेंगे? ओ सी आपका वी एस दे रहा है, तो ओ सी को अगर आपको वी आर के रिस्पेक्ट में देना है तो ओ ए प्लस ए जी प्लस जी एच करेंगे। तो इसलिए आपको ओ ए तो मिल गया, आपको वी आर दे रखा है अपने ओ ए जी कितना मिलेगा आपको? यानी ये वाली चीज़। तो ये चीज़ आपको कब मिलेगी? जब अपने आई आर के कंपोनेंट्स लेंगे। तो आई आर आपने दे ही दिया ए बी के थ्रू, ए बी आई आर है। तो ये जो ए जी है, ए जी, ए जी को आप आधार ही रहेगा ऑब्वियसली है। तो आधार के रेस्पेक्ट में आई आर का ये वाला कंपोनेंट, क्षैतिज कंपोनेंट क्या देगा? आई आर कोस फाई आर देगा। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट आपका क्या देगा? आई आर साइन फाई आर देगा। तो ये आई आर कोस फाई आर क्या बन जाएगा? ए जी बन जाएगा। तो ए जी को आप क्या दे सकते हैं? आई आर कोस फाई आर। तो ये बन गया। फिर आप चलेंगे आगे, आई एक्स आपने दिया ही था, फाई आर आपने इसको बनाया ही था, तो ये आधार यही रहेगा ऑब्वियसली सी एच आपका। तो सी एच अगर आधार है तो आई एक्स के कंपोनेंट लेंगे तो ये आधार के साथ वाला जो कंपोनेंट रहेगा क्षैतिज वाला, ये आपका आई एक्स कोस फाई आर रिप्रेजेंट करेगा। और जो ऊर्ध्वाधर रहेगा ये आई एक्स साइन फाई आर रिप्रेजेंट करेगा। जब ये आई एक्स साइन फाई आर रिप्रेजेंट करेगा तो इसके मैंने पीछे की तरफ लाइन खींचकर इसको बढ़ाया, तो ये भी आपका आई एक्स साइन फाई आर रिप्रेजेंट करेगा। जब आपका ये आई एक्स साइन फाई आर रिप्रेजेंट करेगा तो जी एच, देखिए ये भी क्या करेगा? आपका आई एक्स साइन फाई आर रिप्रेजेंट करेगा। इसको मैं जी एच ही क्यों कह रही हूँ? देखो, जबकि आपको पता है ये तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आना है। ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये किस किस की? जी और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल, इसलिए आप इसको एक ही मानिए। और आप यहाँ से इसको जी एच को आई एक्स साइन फाई आर एज्यूम कीजिए। ये जो मैंने जी बी लंब डाला है, ये किस लिए डाला है? ताकि आपको ये पता रहे कि आई आर का जो क्षैतिज घटक है वो तो आपने ये बता दिया जो ए जी के बराबर हुआ। ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो आपका जी बी के थ्रू होगा, यानी जी बी जो है आपका वो क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है किसका? आई आर का। हालांकि इस जी बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास सब कुछ मौजूद है। अब हम चलते हैं फ्रॉम फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी से आपने क्या किया है? टेकिंग करंट आई एज रेफरेंस फेजर, हमने आई को रेफरेंस फेजर लिया। रेफरेंस फेजर से लिया तो लोड तो आपका इंडक्टिव है, ओ आई आपका लोड करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए आपका वी आर, ये सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ ही है। ओ ए क्या दे रहा है आपको? ओ ए आपका वी आर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, ए बी आपका लाइन रजिस्टिव ड्रॉप आई आर रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी आप देखते जाइएगा डायग्राम में। फेजर बी सी आपका लाइन रिएक्टिव ड्रॉप आई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी आपका लाइन इम्पिडेंस ड्रॉप आई जेड, और फेजर ओ सी आपका वी एस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो फेजर ए सी है आपका, सॉरी फेजर जो आपका वी एस है, ये देखिए वी एस फेजर ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ सी इज इक्वल्स टू वॉट? आधार प्लस लंब का स्क्वायर
आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट। तो वी एस इज इक्वल्स टू वॉट, ओ सी, ओ सी इज इक्वल्स टू वॉट, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर का रूट, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर का, ये देखिएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर का रूट, आधार प्लस लंब का स्क्वायर का रूट। तो ओ एफ क्या हो जाएगा आपके पास में, ओ डी प्लस डी एफ। यहाँ देखिएगा ओ एफ को आपने किस में डिवाइड किया, ओ डी और डी एफ में किया। ओ डी इज इक्वल्स टू वॉट, वी आर कोस फाई आर, डी एफ इज इक्वल्स टू वॉट, आई आर। तो बस आपको जस्ट वैल्यूज रखनी है। और जो आपका लंब है यानी कि एफ सी को आपने एफ बी में डिवाइड किया और बी सी में डिवाइड किया। एफ बी तो आपके पास में वी आर साइन फाई आर आ जाएगा इसी की तरह से, और बी सी आपके पास क्या आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा। तो ये सब आपने लिखा यहाँ पे और आपको वी एस मिल जाएगा। अब सेंडिंग एंड फेज एंगल फाई एस कहेंगे आप। फाई एस जो है आपके पास में सेंडिंग एंड का फेज एंगल है और फाई आर आपका रिसीविंग एंड का फेज एंगल है। और ये आप 10 फाई से देंगे, यानी फेज एंगल जब भी देंगे आप तो 10 से देंगे, पावर फैक्टर जब देंगे तो cos फाई से देंगे। तो 10 क्या होता है आपके पास में, लाल कक्का तो हमने पढ़ा ही है, तो साइन cos 10 लंब बटे आधार। तो 10 फाई एस जब देंगे आप तो 10 इनवर्स एफ सी अपॉन एफ कर देंगे, लंब बटे आधार, लंब यानी कि एफ सी, ये रहा लंब, आधार यानी कि ओ एफ, ये आपका ओ एफ हो गया। इनकी वैल्यूज आपको पता है, आपने वैल्यूज रख दी। कोस फाई एस सेंडिंग एंड का लिख रहे हैं हम लोग, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कोस फाई एस। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार तो आपका वही ओ एफ, कर्ण क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ओ सी इज व्हाट, वी एस है, तो यहाँ वी एस लिख दिया और ओ एफ का वैल्यू आपको पता ही है। अब वोल्टेज रेगुलेशन पर आ जाए आप, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें मैंने आपको कहा था कि वी एस को हम वी आर के इक्वल रखेंगे ताकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सके वी एस की। तो वी एस की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी आपकी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए जी प्लस जी एच। देखिए ओ ए प्लस ए जी प्लस जी एच इक्वल्स टू वॉट, वी एस। तो ये आपने वैल्यूज निकाली ली, ओ ए का वैल्यू वी आर है, ए जी का वैल्यू आई आर कोस फाई आर आपने फाइंड किया, जी एच आपने आई एक्स साइन फाई आर फाइंड किया। अब आपको पता लगा होगा कि हमने ए जी एंड जी एच क्यों फाइंड किया था। तो ए जी एंड जी एच हमने क्यों फाइंड किया, ताकि आपको ये जो आपका वी एस है वो वी आर की फॉर्म में आपको मिल जाए। तो देखिए आपने वी एस को वी आर, आर, आर इनकी फॉर्म में फाइंड कर लिया है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या करेंगे आप, वी एस का वैल्यू रखें, क्या बन गया वी एस, ये पूरा वी एस बन गया। तो मैंने वी एस एज इट इज लिख दिया, माइनस वी आर है, माइनस वी आर एज इट इज लिख दिया, और अपॉन में वी आर होता है आपका इंटू 100 होता है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन हुआ। एफिशिएंसी आपको पता है, लोड को पावर क्या डिलीवर हुआ और सप्लाई से पावर क्या आया, उन दोनों का जो रेशो होता है वो आपका एफिशिएंसी कहलाता है। तो देखिए आप, पावर डिलीवर टू लोड अपॉन पावर सप्लाइड फ्रॉम लोड, सॉरी पावर सप्लाइड फ्रॉम द सप्लाई हैंड। तो पावर डिलीवर टू लोड, डिलीवर कितना हुआ लोड को पावर, देखिए यहाँ देखें, लोड का वोल्टेज कितना वी आर, लोड का करंट कितना आई, लोड का पावर फैक्टर कितना कोस फाई आर, ठीक है। तो कोस फाई आर देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको लिखा था सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कोस फाई एस, तब सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर कोस फाई एस है तो रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर कोस फाई आर होगा, ठीक है। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, वी आर आई कोस फाई आर, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया वी आर आई कोस फाई आर लिख दिया, ठीक है। अब लाइन लॉसेस कितने होते हैं, आई स्क्वायर आर होते हैं। अब आपको पता है कि या तो हम वी एस की फॉर्म में निकालेंगे, और वी एस तो वैसे भी आपको पता नहीं होगा, आपको कंज्यूमर साइड का पता होना है, ये आप नॉन मानकर चलिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पावर सेंड फ्रॉम सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड से पावर कितना सेंड किया गया वो आप क्या करेंगे, कितना डिलीवर हुआ लोड को प्लस लॉसेस, ये आप ऐड कर देंगे तो आपका सेंडिंग एंड से पावर कितना सेंड हो रहा है वो आ जाएगा। तो वी आर आई कोस फाई आर प्लस आई स्क्वायर आर, ये देखिए, ठीक है। और आपका ये क्या बन जाएगा पावर डिलीवर टू द लोड, ये तो है आपके पास में वी आर आई कॉस फाई आर, तो वी आर आई कॉस फाई आर अपॉन पावर सप्लाइड फ्रॉम सप्लाई एंड, सप्लाई एंड से पावर कितना सप्लाई हुआ तो डिलीवर कितना हुआ प्लस लॉसेस, ये आपने लिखा था आपको एफिशिएंसी मिल गई। ये आपका पूरा टॉपिक ओवर हुआ। थैंक यू।